बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी और उसके अंदर दूसरा लेक्चर जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो रीजन्स होते हैं उन सारों को डिस्कस किया था, उनकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि यूवी और आईआर जो है उसको हम जो है ना दोनों को इकट्ठा थोड़ा सा पहले इंट्रो जो है ना इकट्ठा डिस्कस करेंगे और फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने डिस्कस करना था। तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा इसकी वेवलेंथ वगैरह के लिहाज से उसके रीजन्स वगैरह को सेट कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है ना हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। तो अल्ट्रावायलेट या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों को इकट्ठा जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करती हैं और जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट को पहले डिस्कस कर लेते हैं और बाद में थोड़ा सा हम विजिबल को भी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली अगर हम अल्ट्रावायलेट की रीजन की बात करते हैं तो वेवलेंथ के लिहाज से हम इसके रीजन को कैसे सेट कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल दो रीजन इसके अल्ट्रावायलेट रीजन के होते हैं। एक हमारे पास 10 नैनोमीटर से लेके, ठीक है जी, 10 नैनोमीटर से लेके हमारे पास 200 नैनोमीटर तक एक रीजन होता है। ठीक है जी, और दूसरा इसका रीजन जो है वो 200 नैनोमीटर से लेके और 400 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होता है, लेकिन हमने इसको दो में डिवाइड कर दिया है, 10 से 200 नैनोमीटर और 200 से 400 नैनोमीटर। ठीक है जी, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं ये वाला रीजन, असल यूवी वाला रीजन जो है वो ये वाला है, 200 से लेके 400 नैनोमीटर वाला। ठीक है जी, इसको हम वैसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं वैक्यूम यूवी। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम यूवी जो है, यूवी रीजन कहते हैं, वैक्यूम यूवी रीजन। और इसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज यूवी रीजन कहते हैं। अब वैक्यूम यूवी रीजन क्यों कहते हैं और क्वार्ट्ज यूवी रीजन जो है इनको क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूम यूवी रीजन इसको इसलिए कहते हैं, बेसिकली इसमें अल्ट्रावायलेट रेज ही होती है, लेकिन इसको वैक्यूम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज 10 से लेके 200 नैनोमीटर तक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मॉलिक्यूल को हमने देखना है, मॉलिक्यूल कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशंस को, उसके लिहाज से हमने उसके स्पेक्ट्रम के अंदाजा लगा के और स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाना होता है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि जब हम 10 से लेके 200 नैनोमीटर वाली रीजन की अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल करेंगे तो मॉलिक्यूल के साथ साथ वहां पर अगर एयर मौजूद होगी, ठीक है जी, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो भी अल्ट्रावायलेट इस रीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर कोई स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। तो हमें प्रॉपर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, सिर्फ मॉलिक्यूल का ही स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें एयर को एवैक्यूएट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको वैक्यूम रीजन जो है वो क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे पास O2 इन एयर, ठीक है जी, कैन एब्जॉर्ब, ये जो है ना एब्जॉर्ब कर सकती है दिस रीजन ऑफ लाइट। ठीक है जी, दिस रीजन ऑफ लाइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर नीड टू एवैक्यूएट। ठीक है जी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर निकालना पड़ेगा, हवा को बाहर खत्म करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैक्यूम रीजन कहते हैं, क्योंकि हम यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं, हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हमारे स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, इस वजह से। उसके बाद क्वार्ट्ज रीजन की बात करते हैं। तो क्वार्ट्ज सिंपल जो है ना वर्ड्स के अंदर ये होता है कि जो ट्रांसपेरेंट रीजन होता है ना, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज रीजन जो है वो कहते हैं। और मेन रीजन यही है क्वार्ट्ज रीजन, जिसमें 200 से लेके 400 नैनोमीटर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी होती है, जो कि हम मोस्टली कहते हैं कि पाई टू पाई स्टार, वो भी हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी होती है, और एन टू पाई स्टार, तो वो ज्यादातर इस रीजन के अंदर जो है वो हो रही होती है। ठीक है जी, इसके साथ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं विजिबल रीजन को, तो विजिबल रीजन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर हम हल्का सा थोड़ा सा लिख देते हैं कि विजिबल रीजन क्या होता है। वैसे हमने डिस्कस कर लिया था पिछले टॉपिक के अंदर। विजिबल रीजन बेसिकली कहां से कहां तक होता है? 400 नैनोमीटर से लेके, ठीक है जी, और 800 नैनोमीटर तक होता है।
ठीक है जी, 400 नैनोमीटर से लेके और ये 800 नैनोमीटर तक जो है वो क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। इस विजिबल रीजन के फौरन बाद जो है ना वो क्या स्टार्ट हो जाता है, इंफ्रारेड रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहां करके लिख लेते हैं इंफ्रारेड रीजन। ठीक है जी। अब इंफ्रारेड रीजन जो है वो क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी वेवलेंथ को भी देख लेते हैं कि ओवरऑल वेवलेंथ का रीजन जो है वो कहां से कहां तक होगा, ये भी हमने देखना है। बेसिकली 10 से लेके 400 नैनोमीटर तक यूवी हो गई, 400 से लेके 800 तक क्या होगी, विजिबल होगी। और विजिबल के फौरन बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अगर आपको याद हो ना तरतीब से, गिग्सो वाइमर, तो गिग्सो वाइमर के अंदर यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद आईआर आता है। तो यहां 800 से ही हमने स्टार्ट करना है। तो इसके बेसिकली 3 रीजन जो है वो होते हैं। ठीक है जी। एक होता है हमारे पास 800 नैनोमीटर से लेके, ठीक है जी। मैं वैसे आईआर जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मैं पहले जो है ना इसी रीजन के लिहाज से बात करूंगा। ठीक है जी। तो 800 से लेके हमारे पास कितना होगा, 2500 नैनोमीटर तक अगर होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास एक रीजन हो जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा रीजन जो है वो क्या कहेंगे, 2500 नैनोमीटर से लेके 15,000 नैनोमीटर तक होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, एक और रीजन आ जाएगा। और तीसरा रीजन जो है वो यहां पर हम बनाना चाहते हैं, यहां पर बना सकते हैं कि 15,000 से लेके, ठीक है जी, 15,000 से लेके और 25,000 तक। वैसे जो है ना किसी बुक के अंदर ये 25,000 लिखा होता है, किसी बुक के अंदर ये 2 लाख तक भी चला जाता है, नैनोमीटर तक चला जाता है। ठीक है जी। तो 15,000 नैनोमीटर से लेके और 25,000 नैनोमीटर तक एक और रीजन जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इसको माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट करें ना, या माइक्रोन के अंदर कन्वर्ट करें, माइक्रोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी टर्म है माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम, जो है ना सेम लाइक होता है। माइक्रोन क्या होता है, बेसिकली ये 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी। माइक्रोमीटर अगर हम कहेंगे ना तो माइक्रो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, लेकिन जब हम माइक्रोन कह देते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी मीटर इंक्लूडेड होता है। तो माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻⁶ जो है ना वो होता है। ठीक है जी। तो अब हम जो है ना थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा यूनिट ले रहे हैं। तो बड़ा यूनिट लेंगे तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा ओवरऑल। अगर हम इसको कहें ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, कि इसको अगर हम लिखेंगे तो 0.8 माइक्रोन से लेके, ठीक है जी, 0.8 माइक्रोन। अब 1000 से बस डिवाइड करते आना है आपने, तो ये 1000 से डिवाइड किया, 0.8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 2.5 माइक्रोन तक आ जाएगा। ठीक है जी। 0.8 माइक्रोन से लेके 2.5 माइक्रोन तक ये वाला रीजन आ गया। इसके बाद इस रीजन की बात करें तो 2.5 माइक्रोन से लेके, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 15 माइक्रोन आ जाएगा। तो ये 15 माइक्रोन तक रीजन आ गया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दूसरा रीजन आ गया है। तीसरा रीजन जो है यहां पर हमारे पास कितना होगा, 15 माइक्रोन से लेके 25 माइक्रोन या 200 माइक्रोन तक जो है ना वो जा सकता है। तो ये कौन सा होता है, तीसरा रीजन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, नियर रीजन कहते हैं, या नियर आईआर रीजन कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, नियर आईआर, नियर आईआर रीजन। ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आईआर रीजन कहते हैं, या मिडल भी कह सकते हैं। तो मेनली जो नॉर्मल आईआर होता है जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं वो ये रीजन होता है। तो इसको नॉर्मल आईआर कहते हैं और इसको फार आईआर कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, फार आईआर कहते हैं। तो ये नियर आईआर हो गया, ये नॉर्मल आईआर हो गया, और ये फार आईआर हो गया। और हमने जो स्टडी करनी होती है ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप जो एब्जॉर्ब करते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल को चेंज करने के लिए, वो इसी रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना हम कह देते हैं कि मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है जी, मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, ठीक है जी, वो किस रीजन में होती है, नॉर्मल रीजन में होती है। ठीक है जी। और अगर हम मतलब जाहिर सी बात है फिर हमने इसी को रीजन को डिस्कस करना है, तो इसका हम बेसिकली जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं तो हम वेवलेंथ को ज्यादातर डिस्कस नहीं करते, बल्कि वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहां पर अगर इसका वेव नंबर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो वेव नंबर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि 1/λ करना होता है। बस आपने 1 डिवाइडेड बाय जो भी वेवलेंथ है उसको डिवाइड करना होता है। तो जब इसको 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। अगर हम ओवरऑल इसका रीजन बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो है ना ये कितनी है, 15,000
नैनोमीटर से लेके हमारे पास कितनी है 1500 से लेके और सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 2500 नैनोमीटर से लेके 15,000 नैनोमीटर तक है हमारे पास। ठीक है जी। तो अगर हम इसको 1/, वेवलेंथ करते हैं ना, इसका वेव नंबर मालूम करने की कोशिश करते हैं तो 40 मीटर इनवर्स आता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है जी। अगर हम इसका मालूम करते हैं तो ये आता है 6.67 मीटर इनवर्स। ठीक है जी। जिसको हम जो है ना अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 667 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो वेव नंबर का रीजन हमारे पास आ गया ओवरऑल कि 4000 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स जो है इस वेव नंबर के रीजन की जो रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब होगी, और जिसकी मदद से हम क्या करेंगे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। और अब हम डिस्कस करते हैं यूवी रीजन को। ठीक है जी। तो ओवरऑल हमने यूवी रीजन को देख लिया, उसके अंदर जो है ना दो रीजन, वैक्यूम यूवी रीजन और क्वार्ट्ज यूवी रीजन देख लिया। फिर उसके बाद इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास टोटल 3 रीजन थे, नियर आईआर, नॉर्मल आईआर और फार आईआर। अब हम डिस्कस करते हैं यूवी रीजन जो है बेसिकली किस तरह से काम करता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है जी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं उसको देखते हैं बच्चे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आपने जो है वो पूछ लेना है मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको लाजमी सॉल्व करके दूंगा और उस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। तो लाजमी आपने पूछना होता है, तो पूछ लिया करें कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है तो। अच्छा जी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसकी तरफ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ चलते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास मेन जो डिस्कस करना होता है ना, थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी यूवी लाइट आती है वो करती क्या है। ठीक है जी। तो हमारे पास लेट्स से एक यूवी लाइट है। ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास यूवी लाइट है, और ये जो यूवी लाइट है ये हमने एक मॉलिक्यूल के ऊपर गिराई है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने यूवी लाइट गिराई है। अब यूवी लाइट जैसे ही गिरती है ना तो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली एटम या मॉलिक्यूल वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद होते हैं, और ग्राउंड स्टेट से वो कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है जी। एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने की मदद से इसने क्या किया है, एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा, कोई भी यूवी वाली लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है जी। और ग्राउंड स्टेट को हम कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें हैं एक्साइटेड स्टेट को, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो एक्साइटेड स्टेट जो है ना वो क्या होगा, हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और ग्राउंड स्टेट क्या होगा हमारे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो रीजन्स हो सकते हैं जिसके अंदर ट्रांजिशन हो सकती है, वो ओवरऑल हमारे पास 5 रीजन होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास हम 5 रीजन्स जो है ना वो बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रीजन आ गया, ये दूसरा रीजन आ गया, ये तीसरा रीजन आ गया, ये चौथा रीजन आ गया, और ये हमारे पास कौन सा रीजन आ गया, 5वां रीजन आ गया। ठीक है जी। तो ये 5 रीजन है हमारे पास। अब इन 5 रीजन को नाम भी दे देते हैं कि ये वाला जो है ना इसको हम क्या कहेंगे, सबसे जो बॉटम पर होता है ना उसे कहते हैं सिग्मा रीजन जो है ना वो कहते हैं। ये वाला क्या होगा हमारे पास, पाई रीजन होगा। जो सेंटर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एन यानी नॉन बॉन्डिंग होगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार, और ये जो है ना ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार हो जाएगा। ठीक है जी। ये जो है ना सिग्मा जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से सिग्मा स्टार ऊपर होगा और पाई स्टार थोड़ा सा नीचे होगा। अब ट्रांजिशन जो है ना हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में हमने करनी है। ठीक है जी। किस में करनी है, एंटी बॉन्डिंग में करनी है। अब एंटी बॉन्डिंग में याद रखना है आपने कि अगर आपके पास सिग्मा है ना तो हमेशा चांसेस क्या होगा, सिग्मा स्टार में ही होगा। ठीक है जी। अगर आपके पास पाई है ना तो ज्यादा चांसेस क्या होंगे, पाई स्टार के होंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना किस चीज की, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे ना, तो नॉन बॉन्डिंग हमारे पास दोनों में जंप कर सकता है, वो सिग्मा स्टार में भी जंप कर सकता है और वो पाई स्टार में भी जंप कर सकता है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिग्मा की, तो सिग्मा किस में जंप करेगा, सीधा जो है ना वो जंप करेगा सिग्मा स्टार में जंप करेगा। ठीक है जी, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो जाएगा। पाई जो है वो किस में जंप करेगा, मैंने अभी आपको बता दिया, वो पाई स्टार में जंप करेगा। ठीक है जी, तो ये पाई स्टार में जंप हो गया। और जो नॉन बॉन्डिंग होता है वो दोनों में जंप कर सकता है। वो जो है ना वो किस में जंप कर सकता है, वो सिग्मा स्टार में भी जंप कर सकता है। ठीक है जी, और वो जो है वो जंप कर सकता है किस में, वो पाई स्टार में भी जंप कर सकता है। ठीक है जी, तो ये वाली जो जंपिंग है ये कौन सी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है जी, ये वाली जंपिंग जो है ना हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार जंपिंग है। ठीक है जी, ये वाली जो जंपिंग है ये क्या है, पाई टू पाई स्टार जंपिंग है। ठीक है जी, और ये वाली जो जंपिंग है नॉन बॉन्डिंग से हमने जंप किया है सिग्मा स्टार के अंदर, और ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जंपिंग है। ठीक है जी, तो ओवरऑल हमारे पास 4 टाइप्स की जंपिंग आ गई है। और एनर्जी गैप आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप सिग्मा टू सिग्मा स्टार में है। ठीक है जी, सबसे कम जो हमारे पास एनर्जी गैप है वो किस में है, एन टू पाई स्टार में है। अगर हम इन दोनों को देखें तो तकरीबन दोनों में सेम नजर आ रहा है, लेकिन पाई टू पाई स्टार में जो है ना वो कम फर्क होता है और एन टू पाई स्टार में ज्यादा फर्क होता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल जंपिंग जो है ना हमारे पास जो सबसे आसानी से हो सकती है, मतलब जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो सबसे पहले जंपिंग जो है ना वो कौन सी होगी, ये फर्स्ट पे जंपिंग होगी, और ये जो है सेकंड पे जंपिंग हो जाएगी, और ये जो है ना हमारे पास किस में होगी, थर्ड पे जंपिंग होगी, और ये जो है ना हमारे पास क्या होगी, फोर्थ पे जंपिंग होगी। मतलब सबसे लास्ट में जो जंपिंग होगी वो किस में होगी, हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार। और यूवी रीजन के अंदर जो है ना हमारे पास यही 2 जंपिंग जो है ना ज्यादातर पॉसिबल होती है, एक एन टू पाई स्टार और एक पाई टू पाई स्टार। ज्यादातर जो है ना वो एन टू पाई स्टार ही होती है। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सी जंपिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, सॉरी इथेन का मॉलिक्यूल है, CH3CH3। ठीक है जी, अब इसके अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड ही मौजूद है, ना तो लॉन पेयर मौजूद है ना पाई बॉन्ड मौजूद है। तो इसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही जंपिंग हो सकती है। और वो जंपिंग कौन सी होगी, और इसके लिए ऑलमोस्ट जो है ना हमारे पास जो यूवी रीजन एब्जॉर्ब होता है वो कितना होता है, 170 नैनोमीटर वाला रीजन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक्यूरेट वेवलेंथ मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, दूसरा जो है ना हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, एन टू पाई स्टार है हमारे पास, या फिर हम देख लेते हैं एन टू सिग्मा स्टार को देख लेते हैं जो थर्ड वन है। तो इसको हम देखते हैं मेथनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, लॉन पेयर मौजूद होते हैं और सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं। और लॉन पेयर को ज्यादा आसानी से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, लॉन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस में जाएंगे, सिग्मा स्टार में जाएंगे। और इसके लिए भी राउंड अबाउट जो है ना जो हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है वो ऑलमोस्ट 185 के नैनोमीटर जो है ना वो चाहिए होती है। तो ये भी रीजन जो है ना 183 या 185 जो है ना रीजन चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पाई टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार जंपिंग जो है ना उसके लिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास इथाइलिन है, ठीक है जी, जिसे हम इथीन भी कहते हैं, और इसके लिए जो है ना हमारे पास 171 नैनोमीटर होती है। ठीक है जी, और अगर हम दूसरी बात करते हैं ना 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास है। ये इथीन है, इथीन के लिए 171 है, और 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए 217 नैनोमीटर होती है। तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो मतलब तकरीबन जो है ना ये किस में आ गई है, क्वार्ट्ज वाले रीजन के अंदर आ गई है, जिसकी वजह से ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है। मैंने अभी आपको कहा कि ये वाली जो है ना इसके अंदर जो आम यूवी रीजन है उसमें एब्जॉर्ब हो सकती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे एसीटोन हम ले लेते हैं, CH3 और यहां पर जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके अंदर लॉन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी मौजूद है। तो होगा क्या, जंपिंग N2 पाई स्टार होगा। ठीक है जी, और N2 पाई स्टार जंपिंग जो है ना इसके अंदर रीजन आता है 275 से लेके 295 नैनोमीटर तक, और ये बहुत बड़ी वेवलेंथ है। मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज्यादा आसानी से जंपिंग कौन सी हो सकती है, मतलब किस में एनर्जी कम चाहिए होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है। तो इसके लिए वेवलेंथ बड़ी है ना, तो वेवलेंथ बड़ी है तो इसके लिए एनर्जी कम चाहिए है, और एनर्जी अगर कम चाहिए है तो आसानी से इसके अंदर ट्रांजिशन हम करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली जो है ना ट्रांजिशन आसानी से हो सकती है। अगर आप ये देखें ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 नैनोमीटर वाली ट्रांजिशन आसानी से होगी या 400 वाली, तो आपने कहना है 400 वाली, क्योंकि 400 नैनोमीटर है, वेवलेंथ है वो,
और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी अगर कम होगी मतलब कम एनर्जी रिक्वायर है, और जब कम एनर्जी रिक्वायर है तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ट्रांजिशन हो सकती है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है ट्रांजिशन की? n2 पाई स्टार की। ठीक है जी। अगर मैं मतलब इसके अंदर ट्रेंड लिखना भी चाहूं तो आप मतलब खुद से भी बना सकते हैं वैसे तो सबसे आसानी से जो ट्रांजिशन हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, मैं ये लिख देता हूं वैसे कि सबसे आसानी से n2 पाई स्टार। ठीक है जी, n2 पाई स्टार। ये देखें क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, 295 तक जा रही है। ठीक है जी, किसी की भी 295 पर नहीं जा रही। फिर उसके बाद दूसरी जो है ना इसकी कह सकते हैं क्योंकि 200 से ऊपर चली गई है। ठीक है जी, तो पाई टू पाई स्टार फिर इसकी होगी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा इसकी है n2 पाई स्टार, और फिर इसकी आ गई है पाई टू पाई स्टार आ गई है। फिर उसके बाद अगली अगर ट्रांजिशन देखें तो हमारे पास इन दोनों के अंदर से एक है n2 सिग्मा स्टार। ठीक है जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टार में जा रहे हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ना जा रहा है। ज्यादा चांस आसानी से किसका है? जाहिर सी बात है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज होते हैं, उनको जंप करवाना आसान होता है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे यानी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार जो है ना आसानी से जंपिंग हो सकती है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास रीजन्स बनते हैं। सबसे ज्यादा आसानी से जंपिंग कौन सी हो सकती है? n2 पाई स्टार, फिर उसके बाद पाई टू पाई स्टार, फिर n2 सिग्मा स्टार, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो ये ओवरऑल जो है ना हमने ट्रांजिशंस वगैरह थोड़ा सा देख लिया और थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ठीक है जी, इससे आगे हमने इसके कॉन्जुगेशन के लिहाज से देखना है, हमने आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं कि कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होती है उतना वेवलेंथ जो है ना ज्यादा हो जाती है और एनर्जी कम रिक्वायर होती है। ठीक है जी, वो चीज हम देखेंगे। और साइक्लो अल्केन अगर हमारे पास आ जाते हैं, ये अल्केन नॉर्मल अल्केन है, साइक्लो अल्केन आएंगे तो उसमें भी हमारे पास एनर्जी कम रिक्वायर होती है। तो ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।